हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। सोचता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, आई होप। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आपके लिए जिस तरीके से लेक्चर की सीरीज़ हमने शुरू की है विलास एकेडमी की तरफ से, यूट्यूब चैनल जो आपका है, और हमारे लगातार कोशिश ये चल रही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सके। तो उसी सीरीज़ में इंग्लिश की जितनी पोएम्स है, नेक्स्ट मंथ फेब में जब एग्ज़ाम होगा तो उसके प्रिपरेशन के लिए अगर किसी भी तरीके का आपको गाइडेंस चाहिए और किसी भी तरीके का असिस्टेंट चाहिए इंग्लिश में स्कोर करने के लिए, तो प्लीज़ विलास एकेडमी के इस चैनल को आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि आप लोगों की हेल्प हो पाए। तो गाइज़, फिर एक बार वापस उसी सीरीज़ में जो फर्स्ट पोएम है 2.1, मतलब पोइट्री सीरीज़ की फर्स्ट पोएम जो टेक्स्ट बुक में है, और वर्ल्ड पॉपुलर जो पोएट है वॉल्ट विटमैन, इनकी ये पोएम है। और लगातार जो पिछले जितने वीडियोस है उसमें जो बात मैं बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ पे जा रहा हूँ कि इस पोएम का कॉम्पिलेशन, ये जो पोएम का कलेक्शन है, ये कलेक्शन इट इज़ अ सुपर वन, नो डाउट। मतलब इसके लिए मैं सारा क्रेडिट महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी होंगे पदाधिकारी होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोफेसर्स होंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। तो गाइज़, फिर एक बार 2.1 फर्स्ट पोएम है वॉल्ट विटमैन की। और जैसे मैं एक ही बात आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, लुक एट दिस। यहाँ पे इनका जो टेन्योर है एज अ पोएट, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक, आप लोग देखो 1819 टू 1892 है। अगर मैं इसका एवरेज भी पकड़ता हूँ 1819 1892 का, और मैं ये 2 मिनट के लिए मान के चलता हूँ कि 1850 में ये पोएम लिखी गई होगी, उसके 10-20 साल आगे, और वहाँ से अगर मैं गिनती करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 150 ईयर्स इस पोएम को है। और ये खूबसूरती लिटरेचर की कि वो कभी पुराना नहीं होता। ये खासियत देखिए आप लोगों ने, लिटरेचर कभी पुराना नहीं होता। स्टिल दिस पोएम इज रिलेवेंट। आज भी ये पोएम उतनी ही रिलेवेंट है, आप लोग देखेंगे। अब द सेक्शन 1 of Song of the Poem Road from Leaves of Grass is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. It gives us poets realization that along the journey of life, one will face a test of wisdom which is not tested in any school or university. A road is something everyone uses, whether rich or poor, and it forces all level of people to associate with one another. The road signifies nobility. One can take the road as a point to start over towards something new. Whitman talks about the people and places. He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. बिल्कुल परफेक्ट है। मैं थोड़ा सा अलग रेफरेंस से इसको देखता हूँ, इसको मानता हूँ, और जिस तरीके से एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका मीनिंग क्या है। और देखते हैं कि क्या होता है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। ये सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड आपको बताएगा कि किस तरीके से एक यंग जनरेशन का बच्चा जब वो एक रिबेलियन एटीट्यूड रखता है और अपनी नई दुनिया खोजने की कोशिश करता है, तब क्या परिणाम उसके लाइफ पे, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, ये यहाँ पे हम सोचेंगे, देखेंगे भी और बताएंगे भी। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। तो जैसे पोएम की शुरुआत हुई, पोएम की शुरुआत होते ही जो पोएट है वो पोएट बोलता है कि अफुट यानी पैदल, एंड लाइट हार्टेड और खुले दिल से, आई टेक टू द ओपन रोड। घर से निकल चुका है वो और एक नई लाइफ, एक नया एक्सपीरियंस करने के लिए घर से बाहर जा रहा है। और पहली बार जिस तरीके से हम बोलते हैं कि एक खुले पर करने के लिए, एक नई लाइफ शुरू करने के लिए, एक नई ज़िंदगी देखने के लिए, कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने के लिए वो घर से निकल गया है, अकेला ही गया है। लेकिन लाइट हार्टेड
और बहुत खुले दिल से, बहुत स्वच्छ मन से निकल चुका है। अब देखिए आप लोग, जो यंग जनरेशन है आज की, वो यंग जनरेशन भी यही चाहती है कि वो घर पे ना रुके। वो खुद का कुछ अलग करना चाहती है, खुद का एग्जिस्टेंस पाना चाहती है, और उस चीज़ के लिए हरदम जो लोग होते हैं, मतलब ऑब्वियसली माँ बाप और उनसे जितने एल्डर्स लोग होंगे, उनके साथ उनका एक कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। जो वो चाहते हैं, वो यंग जनरेशन जो चाह रहे हैं, वो ओल्ड जनरेशन उनको करने नहीं दे रही। तो समहाउ दे फील लाइक ए रिबेलियन, देयर थॉट्स बिकम रिबेलियन, और एक आतंकवादी की तरह उनका सोच विचार हो जाता है। आई मीन टू से, यहाँ आतंकवादी मतलब बम फोड़ने वाले आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा मैं। आतंकवादी मीन टू से कि उनको वो जो पंपस लाइफ है, जो बोरिंग लाइफ है, जहाँ घर में बहुत ज़्यादा हर चीज़ का प्रेशर होता है, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये साहब भी बाहर निकल गए, लेकिन ये कब बाहर निकले आप लोग नोट करना। मैं आज से ऑलमोस्ट 150 ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ। 150 ईयर्स पहले भी यंग जनरेशन का एटीट्यूड इसी तरीके से रिबिलियन था। आज से 50 ईयर्स पहले भी वो उतने ही रिबिलियन थे, और आज अगर ये पोएम मैं पढ़ रहा हूँ तो आज की जनरेशन भी उतनी ही रिबिलियन है इन थॉट्स। आई मीन टू से थॉट्स। ओके, यहाँ पे मैं रिबिलियन का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ। अपने विचारों से क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, खुद को खुद के हाथ से सेटल करना चाहते हैं, और ऑब्वियसली पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। उसी तरीके का ये एक रिप्रेजेंटेटिव है इस यंग जनरेशन का, ये पोएट। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड। एक खुला रोड था, और लाइट हार्टेड, बहुत आसानी से वो निकल गया अपने घर से। और जिस तरीके से अब ध्यान में आ रहा है कि अब वो खुला है, अब उस पर किसी की बंदिश नहीं रही, तो हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, बिल्कुल हेल्दी, एकदम फ्री, विचारों से फ्री, हर चीज़ से फ्री, किसी की बंदिश नहीं, किसी की रुकावट नहीं, एंड द वर्ल्ड बिफोर मी। ऑब्वियसली है, ये सवाल पूछेगा कोई भी कि जाना कहाँ है, तो सवाल का जवाब है तो वर्ल्ड बिफोर मी, पूरी दुनिया आगे है, कहीं पे भी चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो विदाउट थिंकिंग वो निकल गया, और उसको अपने खुद को सेटल करना है या घूमना है, वॉट एवर इट मे बी, लेकिन वो घर से निकल चुका है, पैदल पैदल निकल चुका है, फ्री माइंड से निकल चुका है, और एकदम हेल्दी सब्जेक्ट के साथ, हेल्दी माइंडसेट के साथ वो निकल चुका है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। अब मैं कहीं पे भी चूज करूंगा, कोई भी जगह चूज करूंगा, तो पूरे के पूरे रास्ते मेरे लिए खाली है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ, मिट्टी का कलर, 150 साल पहले की पोएम है, तो ऑब्वियसली सीमेंट कंक्रीट के रास्ते नहीं मिलेंगे, और 4 लेन हाईवेज भी नहीं मिलेंगे। तो जो डिस्क्रिप्शन किया है, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज, जहाँ कहीं भी मैं चूज करूंगा वहाँ मुझे ये लंबे से ब्राउन पाथ्स, मतलब रास्ते मिलेंगे, मतलब हर रास्ता मेरे लिए खुला है, मैं किसी भी एंड पे जाकर काम कर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, अपनी दुनिया खुद सेट कर सकता हूँ। रिबेलियन एटीट्यूड, ध्यान रखिए आप लोग। हेंसफोर्थ, इसके बाद, आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून। हेंसफोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, किसी की भी तरफ से अच्छे किस्मत का एक आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, किसी का फेवर नहीं चाहिए। आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, कोई ये बोले कि तेरी किस्मत बना देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये उसको मालूम है, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, कि वो खुद की किस्मत अब खुद बना सकता है। मतलब वो तब तक प्रॉब्लम में था जब तक वो घर में बंदिश था, जब तक वो घर में बंद था, लेकिन अब वो फ्री हो गया। वो फ्री होने के बाद ये चाहता है कि अब बाहर निकलूँ, वो निकल भी गया, और निकलने के बाद अब ये है कि वो बोलता है कि आई आस्क नॉट गुड फॉर्चून, किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी का फेवर कोई ज़रूरत नहीं है। आई माई सेल्फ एंड गुड फॉर्चून, मैं खुद एक गुड फॉर्चून हूँ, और वो खुद की किस्मत अच्छे से बना सकता है, इतना उसको गारंटी है, इतनी एश्योरिटी है। हेंसफोर्थ, फिर एक बार इसके बाद, आई विम्पर नो मोर। विम्पर, मेक अ सीरीज ऑफ लो वीक सैड क्राइज स्पेशली विथ फियर एंड पेन। हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग, किसी चीज़ की कंप्लेंट नहीं करूँगा,
किसी दुख किसी वेदना के बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगा। कभी किसी को अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी, जैसे घर में हर चीज़ के लिए बहुत आपको पैम्परिंग किया जाता है। पैम्परिंग आई मीन टू से कि माँ बाप हर छोटी छोटी चीज़ की तरफ ध्यान देते हैं और आपको टोटली डिपेंड बना के रखते हैं। तो अब वो फ्री हो चुका है, वो बोलता है आई विम्पर नो मोर। इसके बाद मैं कोई कंप्लेंट्स नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। पोस्टपोन नो मोर, कोई काम पोस्टपोन नहीं करूँगा, क्योंकि अब उसको काम खुद के लिए करना है, दूसरों के लिए काम नहीं करना है। ये एटीट्यूड देखिए कैसे चेंज हो गया, अब वो डिपेंडेंट नहीं रहा। नीड नथिंग, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, कोई काम मैं पोस्टपोन नहीं करूँगा। आई हेंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, और मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूँगा। कोई भी चीज़, कोई भी वो चीज़ जो मुझे लगे कि मेरे लायक नहीं हुई, इसके पहले मैं उन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ट्रबलसम बना फिरता था अपने घर में, लेकिन अब नहीं करूँगा। कोई काम पोस्टपोन नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो आज़ाद विचारों की लाइफ है वो अब मैं यहाँ से जीऊँगा, इसके आगे वही होगा। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरलस, क्रिटिसिजम्स। बहुत हो गया यार, बहुत हो गया इंडोर कंप्लेंट्स। घर की जितनी कंप्लेंट्स है उससे मैं ऊब चुका हूँ। लाइब्रेरीज, पढ़ाई का बर्डन, घर की कंप्लेंट्स का बर्डन, और क्वेरलस क्रिटिसिजम्स, और इतने सारे क्रिटिसिजम्स जिसकी कोई हद नहीं। क्वेरलस कंप्लेनिंग, शोइंग दैट वन इज इरिटेटेड, ठीक है। तो क्वेरलस क्रिटिसिज्म, हर बात पे क्रिटिसाइज करना। और ये आप देखिए इंडियन सिनेरियो के लिए ये पोएम बनी है क्या, ये भी एक ताजुब की बात है। आप देखिए कि जब यंग जनरेशन 15 to 16 की एज में आती है, मतलब 11th और 12th में जब हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, या एट द मोस्ट 17 की एज में होता है, तो उस पर ह्यूज बर्डन होता है, पढ़ाई का ह्यूज बर्डन होता है, क्योंकि वो उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। माँ बाप, रिलेटिव्स और सारे लोग जो है वो सारे लोग उस पर इतना बर्डन रखते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, बहुत हो गया यार ये कंप्लेंट्स, बहुत हो गया। इंडोर कंप्लेंट्स अब नहीं सहन हो रही। लाइब्रेरीज कंटिन्यूअसली टॉर्चरिंग फॉर द स्टडीज, हर दम पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। क्वेरलस क्रिटिसिजम्स, और हर काम के लिए क्रिटिसाइज करना, चाहे वो अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो एक रिबिलियन जो होता है, एक रिबिलियन एटीट्यूड वाला जो बंदा होता है, वो तो ये सोचता ही है कि मैं इस घर से बाहर निकल जाऊं तभी इन लोगों को शांति मिलेगी। बट स्टिल अगर आप लोग नोट करो कि अदरवाइज भी अगर कोई शांत बच्चा है जो इतना रिबिलियन एटीट्यूड नहीं रखता, वो भी इन सब चीज़ों से बहुत बर्डनसम फील करता है। ये बर्डनसम फील होने से पहले घर से निकल गया, और रीज़न है इतने सारे। रीज़न है इंडोर कंप्लेंट्स, रीज़न है लाइब्रेरीज मतलब पढ़ाई का टेंशन, और क्वेरलस क्रिटिसिजम्स। कंटिन्यूस क्रिटिसाइज करना, हर चीज़ का विरोध करना, हर वो चीज़ उसने की कोई नए एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ, उसको ना बोल देना, क्रिटिसाइज करना, ये सारी चीज़ें होती है। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड। इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, देखिए भाई साहब, आई ट्रैवल द ओपन रोड, स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड, मैं ओपन रोड पे जा रहा हूँ और खुले आसमान में जा रहा हूँ, बहुत लंबा ट्रैवलिंग करूँगा, पूरी दुनिया देख के आऊँगा, नई नई सारी चीज़ें सीखूँगा, नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। ऑब्वियसली इट मीन टू मनी, पैसे की भी बात आएगी, पैसा भी कमाऊँगा। इसलिए वो बोल रहा है कि विथ स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ माइंड एंड ही इज़ कंटेंटेड, संतुष्ट होके वो, और स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, आई ट्रैवल द ओपन रोड। फिर ऑब्वियसली कोई भी सवाल पूछेगा कि जाएगा कहाँ भाई, then the answer will be the earth that is sufficient। ये दुनिया पूरी मेरी है, सफिशिएंट है, कहीं पे भी जाऊंगा, पूरी दुनिया में जगह ही जगह है। the earth is sufficient, भरपूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अर्थ सफिशिएंट है मेरे लिए घूमने के लिए, ये बात भी पक्की। the earth that is sufficient, इस पूरी अर्थ में मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो खुश होके जा रहा है, कंटेंटेड कंडीशन में जा रहा है, और विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विथ ह्यूज होप्स वो जा रहा है, और वो सोच के ही निकला है कि नहीं यार, किसी भी हालत में एक सक्सेसफुल इंसान बन के आऊँगा, क्योंकि उसकी जो सारी शिकायतें हैं वो यहाँ से है। इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज और क्वेरलस क्रिटिसिज्म। टू आंसर द क्रिटिसिज्म
ही वॉन्ट्स टू गिव आंसर टू हिज क्रिटिसाइजर्स, तो वो निकल पड़ा है ओपन रोड पे और उसके लिए वो सफिशिएंट है, उसके लिए वो सफिशिएंट है, वो निकल पड़ा है। द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। कॉन्स्टलेशन, फेट, डेस्टिनी, किस्मत, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, कोई कॉन्स्टलेशन की जरूरत नहीं। तारा समूह, तारों का जो पुंज होता है तारा समूह, उसको कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तारा समूह का यहाँ कहाँ आ गया, तो वो रेफरेंस है फेट, डेस्टिनी और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप ऑफ पीपल। किसी पहचान का मैं मोहताज नहीं हूँ, कितना भी बड़ा व्यक्ति अगर हो, उसकी पहचान से मुझे काम नहीं करना है। मतलब जितने लोग अपनी डेस्टिनी लिख कर लाते, जो बिग शॉट्स होते हैं, जिनके बड़े बड़े घर परिवार से संबंध होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब ये भाई साहब अपने घर से निकले हैं खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जाके तो वो ये सोचेंगे कि मुझे किसी न किसी की हेल्प हो जाए। नहीं, उसको नहीं चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर, किसी बड़े व्यक्ति की पहचान, इन्फ्लुएंशियल पर्सन की पहचान मुझे नहीं चाहिए काम शुरू करने के लिए या इस दुनिया में सेट होने के लिए, नहीं चाहिए। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर, वो जहाँ है उनको उनकी जगह मुबारक, वो जिन लोगों को फोर्स करेंगे वो मुबारक, उनसे जो इन्फ्लुएंस होने वाले लोग हैं वो मुबारक। मुझे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। कोई बड़ा नाम मेरे पीछे लग जाए ये भी मैं नहीं चाहता, किसी की इन्फ्लुएंस की वजह नौकरी लग जाए या कोई बिजनेस स्टार्ट हो या पैसे लग जाए, नो नेवर। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, ये उन लोगों को मुबारक जिन लोगों के लिए वो बने हुए हैं। इन्फ्लुएंशियल पीपल, इन्फ्लुएंशियल नेम्स। छोटा सा एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि बॉलीवुड के जो सितारे होते हैं, बॉलीवुड के जितने भी रिनाउन सितारे हैं, और जैसे हम बोलते हैं कि बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, गोल्डन स्पून, तो इनके बच्चों को किसी को लॉन्चिंग की ज़रूरत नहीं होती। कोई एक नया डायरेक्टर, कोई एक नया प्रोड्यूसर और किसी तरीके का एक्टिंग का कोई स्कूल ऑफ ड्रामा मेहनत करके वापस आना कोई ज़रूरत नहीं। जिस दिन इन लोगों ने सोच लिया बच्चों को लॉन्च करना है, तो वेरी नेक्स्ट मूवी में वो बच्चे इन्हीं के बैनर के अंडर लॉन्च हो जाते हैं और दुनिया उन्हें पहचानना शुरू कर देती है। ऑब्वियसली उनको रैंकिंग बाद में मिलती है, उनको पहचान बाद में मिलती है। अगर वो बहुत अच्छे हैं तो रैंकिंग बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं है तो लोग नकार भी देंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से करनी है ये सवाल इन लोगों को कभी आता ही नहीं है। ये मेरा दिया हुआ एग्जाम्पल है, बस यहाँ यही है। वो बोल रहा है कि मुझे किसी बड़े नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और ये बड़े नाम जो उसको पहचान दिलाएंगे, जो उसको काम दिलाएंगे, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। जो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं ये उन्हीं को मुबारक, नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए। आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम, जितने लोग उससे बिलोंग करते हैं उन लोगों से उन्हीं को वो मुबारक, मेरे को उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये उसका कहना है। तो ये सारी जो परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियों में हमको एक बात तो एकदम सर्टन है कि द पोएट और द स्पीकर और द यूथ और दैट यंग पर्सन हु वांट्स टू वैंडर इन द वर्ल्ड just to fix his destiny, just to increase his identity, वो चाहता है कि उसकी कुछ आइडेंटिटी बने, वो एक बड़ा व्यक्ति बने, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल बने, लेकिन खुद की बदौलत। तो ऑब्वियसली जैसे मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये उसका रिबेलियन एटीट्यूड है, ये उसके रिबेलियस थॉट्स है जो उसको खुले रास्ते पे निकाल रहे हैं। और ऑब्वियसली जब अब ये पोएम इसके यहाँ से जब जा रही है, यहाँ से जब जा रही है, इसके नीचे तो आप लोग नोट करना, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये देखिए ये ब्रैकेट है और यहाँ ब्रैकेट पे ही ख़त्म हो रही है। ये लास्ट की जो 4 या 5 लाइन्स है तो ये ब्रैकेट में है, आप लोग नोट करना।
तो ब्रैकेट से आपको पता चलेगा कि यहाँ से पूरी की पूरी पोएम टर्न अराउंड हो रही है। अब ये जो यूथ है, ये यूथ अपने रिबेलियन थॉट्स लेके निकल गया आफ्टर गेटिंग सो मच एक्सपीरियंसेस ऑन द रोड विद द वर्ल्ड, और उसने पूरे के पूरे जो एक्सपीरियंसेस उसको आए, या फिर ये बोलिए कि वो रास्तों पे बोर हो गया घूमते घूमते, तब उसको घर की याद सताने लगी, और तब उसकी जो रिबेलियन लैंग्वेज है यहाँ से सॉफ्ट हो गई। ये यहाँ से सॉफ्ट हो गई, आप देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब 2 मिनट पहले जो वो बोल रहा था कि क्वेरलस क्रिटिसिजम्स, लाइब्रेरीज, ये जो सारी चीज़ें हैं, फिर ही हैड डन विद इंडोर कंप्लेंट्स, जो उसकी शिकायत थी घर वालों से, अब यहाँ से उसकी लैंग्वेज सॉफ्ट हो रही है, क्योंकि ये हम मान के चलेंगे, मतलब हमको ये पोएम समझने के लिए ये मानना होगा कि वो कई दिन घूमने के बाद, कई एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, नए नए चैलेंजेस लेने के बाद उसके ध्यान में आया कि नहीं, जिस घर में हम रहते थे वो बहुत 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 अच्छा था। ये सबक, ये बात पोएट सिखाना चाह रहा है यंग जनरेशन को, कि जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडोर कंप्लेंट, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वेरलस क्रिटिसिजम्स, जस्ट बिकॉज लाइब्रेरीज, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ द स्टडीज, ये बाहर निकला है घर से ये सोच के कि मैं नए अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा और नए सिरे से अपनी लाइफ शुरू होऊंगा। इसके जो रिबेलियन थॉट्स है वो यहाँ हल्के पड़ते जा रहा है, और उसको घर की याद आ रही है वापस, जहाँ पे उसका लाइफ बहुत कंफर्टेबल था, इजी गोइंग था, बस गालियाँ पड़ती थी। अब यहाँ से देखिए आप लोग, आपको समझ में आएगा कि यहाँ से वो सॉफ्ट होते जा रहा है। यहाँ से सॉफ्ट होते होते, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, मेरे जितने बर्डन्स है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैं भूला नहीं हूँ। मैं घर से बाहर आया हूँ लेकिन मेरे दिमाग में है, स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। बर्डन्स कभी डिलीशियस नहीं रहते भाई साहब, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। और ओल्ड का मतलब जो घर में छोड़ के आया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी थी, वो सारी की सारी छोड़ के आया था। और डिलीशियस बर्डन्स इसीलिए थे क्योंकि घर से ही रिलेटेड थे, किसी के घर में नौकरी नहीं करनी थी। ओल्ड इसलिए क्योंकि उसके घर से रिलेटेड है। तो ये जो डिलीशियस बर्डन्स है, स्टिल हियर आई कैरी इन माई माइंड, मेरे दिमाग में अभी भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं निभाऊंगा। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। मैं इस लाइफ में कहीं पे भी चला जाऊँ, मेरे दिमाग में वो कैरी है, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। मैन एंड वुमेन 100% कंप्लीट करूंगा। तो जितने लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो यंग जनरेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो अपना रिबेलियन एटीट्यूड लेकर चला है, उन लोगों को या इस यंग बच्चे को जब कभी भी कोई क्रिटिसाइज करता होगा या कुछ बोलता होगा, तो वो बोल रहा है कि मैं अपनी पुरानी बातें भूला नहीं हूँ, जितने मेरे घर से रिलेटेड मेरे बर्डन्स है वो सारे के सारे मैं भूला नहीं हूँ, ये अभी भी मैं कैरी कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स, आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। जहाँ जहाँ जाता हूँ, ये सारे के सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो बर्डन है, जो घर के काम है, वो अभी भी मेरे दिमाग में है, मैं भूला नहीं हूँ। एंड आई विल कंप्लीट इट, मैं कंप्लीट करूँगा उसको, 110% कंप्लीट करूँगा, आप देखते जाइए। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये उसका चैलेंज है, ठीक है। यहाँ मैन एंड वुमेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया को, उसके रिलेटिव्स को, उसके माँ बाप को, जो ये चाहते हैं कि वो वापस आ जाए। इन लोगों के लिए वो बोल रहा है कि मेरे दिमाग में अभी भी मेरे काम, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी जवाबदारी है, भूला नहीं हूँ। आई कैरी देम मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। सबको चैलेंज करके बोल रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को। व्हाट आई मीन टू से यहाँ पे कि वो उसके रिलेटिव्स है, उसके माँ बाप है, या जो भी उसका एक पेरीफेरी में जितने भी एक सर्कल जो है, उन लोगों को वो चैलेंज करके बोल रहा है कि भाई मैं
कैरी करके हूँ, मेरे दिमाग में है, आप उस चीज़ का टेंशन मत लो, और मैं जहाँ भी जाऊँगा मेरे दिमाग में ये रहेगा। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। कसम खा के बोलता हूँ, मैं, मेरे लिए उनसे छुटकारा पाना इम्पॉसिबल है। उनसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, बर्डन से। कसम खा के बोलता हूँ, वो कुछ इस तरीके से मैंने अपने साथ जोड़ ली है कि उन बर्डन से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम है। वो मेरे से छूटेंगे नहीं, मैं उनसे अलग नहीं, वो मेरे से अलग नहीं। लाइफ में जितनी जवाबदारियां है वो कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, 110% कंप्लीट करूंगा, और दिखा दूंगा लोगों को कि जितना मैं अपने बारे में सोचता हूँ एज अ रिबेलियन, खुद को स्टैंड करने के लिए, उतना ही मैं मेरे घर के भी बारे में सोचता हूँ, उतनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सोचता हूँ, और वो उन सब चीज़ों से मैं छुटकारा नहीं पा सकता। टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना, इम्पॉसिबल फॉर मी, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना। कसम खा के बोलता हूँ, आई स्वेयर, कसम खा के बोलता हूँ, जवाबदारियों से छुटकारा नहीं पाऊंगा, झटकूंगा नहीं, उनको हटा के नहीं रखूंगा। आई कैरी विद देम, आई कैरी देम, आई कैरी देम विथ मी वेयर एवर आई गो। इस दुनिया में कहीं पे भी जाऊंगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी पर्सनल है, मेरे फैमिली की है, वो मैं कंप्लीट करूंगा ही करूंगा, चाहे मैं दुनिया में कहीं पे भी रहूं। आई स्वेयर आई कैन फील्ड विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। और 110% जो लाइफ मिली है, जो घर वालों ने जो प्यार दिया है, उसके बदले में इन रिटर्न मैं उन सब जवाबदारियों को कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। मैं किसी भी जवाबदारी से अपना मुंह नहीं मोड़ रहा हूं, बिल्कुल नहीं मोड़ रहा हूं। ये चैलेंज वो करता है, ये वो अपनी गारंटी देता है, तो ये बात तो क्लियर है कि ही इज वेरी मच कैपेबल टू हैंडल ऑल दो सिचुएशंस। He is ready to handle his personal life in his house also, and obviously he wants to stand him alone in the world. आप नोट करना कि उसको कोई कॉन्स्टलेशंस भी नहीं चाहिए, उसको कोई सहारा नहीं चाहिए, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। किसी के नाम को जोड़ दे और उस नाम को जोड़ने के साथ साथ आगे बढ़ जाए, प्रोग्रेस कर दे, नहीं, वो खुद मेहनत करने के लिए तैयार है। और अलावा उसके, ही अश्योर एवरीवन फ्रॉम दिस लाइन, वो हर एक को अश्योर करता है इस लाइन से कि मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद है, मैं कोई सेल्फिश नहीं हूँ, और मैं इस दुनिया में कहीं पे भी जाऊँगा, मैं कंप्लीट करूँगा ही करूँगा उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ओल्ड स्वीट बर्डन्स भी बोला है, और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, ये उसका प्रॉमिस है। आई स्वेयर, कसम खा के बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है, और मैं उसको बदले में कंप्लीट करूँगा ही करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम एट द बिगिनिंग ऐसे लग रहा था कि यार एक बहुत ही अड़ियल टाइप का, एक ज़िद्दी टाइप का जो लड़का है वो घर से निकल गया, इस टाइप लगता है, जो घर की छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा कैरी करके निकला है, जैसा आज भी होता है। बच्चे घर में रुकते नहीं, उसकी वजह है कि घर में क्रिटिसाइज होते हैं, पढ़ाई का बर्डन रहता है, और फिर अलग अलग रीज़न से वो घर से बाहर रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए आप लोग कि जब वो अपनी पूरी की पूरी बात रख रहा है कि उसको किस तरीके की लाइफ चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमने के बाद, और आफ्टर गेटिंग टू मच एक्सपीरियंसेस, वो ये बोलता है कि आप ये मत सोचो कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरी जितनी बर्डन्स है, मेरी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे घर के प्रति, वो मैं पूरी करूँगा ही करूँगा इन रिटर्न। जितने दिन मैंने उन लोगों के साथ बिताए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं अभी भी भूला नहीं हूँ और भूल भी नहीं सकता, क्योंकि इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना मुश्किल है। बहुत अच्छी पोएम है दोस्तों। फिर एक बार चाहूँगा कि इस पोएम को आप रेफ़र करो, बहुत इम्पोर्टेंस भी रखती है अपने पेपर के हिसाब से। और रहा फिगर ऑफ स्पीच का सवाल, तो फिगर ऑफ स्पीच भी देखिए आप लोग। फिगर ऑफ स्पीच भी ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस में आप लोगों को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इन्वर्जन के एग्जाम्पल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और उसके बाद एक्सरसाइज में हम देखेंगे
किस टाइप का क्या पूछा है, और उस हिसाब से आपको बताता हूँ मैं कि क्या करना है। एक फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को बताना है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ ये एक एग्जाम्पल दिया है, ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अ बर्डन कैन नॉट बी डिलीशियस। बर्डन डिलीशियस कैसे हो सकता? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आदमी इच्छा से भी कर डाले, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जब काम होता है तो उसको बर्डन हम समझते हैं हम, तो वो डिलीशियस नहीं हो सकता, इसीलिए उसको बर्डन कहा जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कहा जाता। द पोएट हैज यूज्ड दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड टू एक्सप्रेस दैट ही हैज मेनी स्वीट मेमोरीज ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस which he would like to remember, which he would like to remember. The poet has used seemingly contradictory expressions to convey the meaning of his heart is full of sweet memories of good and kind people, though he want to be free from any type of attachment, he want to cherish these sweet memories in his heart forever. अब मतलब की बात, the expression contain opposite ideas. जब कभी भी इस तरह की अपोजिट आइडियाज एक साथ आ जाए, जो एब्सर्ड लगे, जो अनलाइकली, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बर्डन स्वीट नहीं हो सकती, लेकिन बातों को एक्सप्रेस करने का सबसे सुंदर जरिया यानी ही फिगर ऑफ स्पीच है। तो ऑल्दो इट मे बी ट्रू, बात सच है लेकिन दम है, लेकिन जब रचना की है, जब एक पोएट रचना कर रहा है तो वो इतने सारे वेपन्स का यूज करता है, उनमें से ये एक वेपन है, और इस वेपन को कहा जाता है पैराडॉक्स। तो आप लोग अगर अपने एप्रिसिएशन में, इस पोएम के एप्रिसिएशन में अगर इस चीज को अगर उल्लेख करेंगे, ओल्ड डिलीशियस मेमोरी एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ पैराडॉक्स, तो एक अलग इफेक्ट पड़ेगा, और उस अलग इफेक्ट से जो रीडर है या जो पढ़ने वाला है वो ये बता पाएगा कि नहीं यार सचमुच बाकी है। क्योंकि बाकी जितने भी फिगर ऑफ स्पीच यूज किए और जितने भी टूल्स यूज किए हैं, वो टूल्स एकदम नॉर्मल है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई खतरनाक तरीका नहीं है। इन्वर्जन है, इन्वर्जन के अलावा आप लोगों को समहाउ सिमिली और मेटाफर भी मिल जाएंगे, तो ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड है। जो नई चीज़ है वो है पैराडॉक्स, जो मैंने अभी अभी आपको बता दिए, और ये पैराडॉक्स करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक है, एनाग्राम का भी एग्जाम्पल है इसमें, लेकिन एनाग्राम मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। भी एनाग्राम का हर ऑलमोस्ट एक दो पोएम में एनाग्राम के एग्जाम्पल आते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, एक यंग रिबेलियन की स्टोरी जो वॉल्ट विटमन ने अपने पोएट्री में डाली है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये कोशिश करूँगा कि और एक पोएम लेके आऊँ, और जितने जल्दी हो सकती है ये सब वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो मेरी ये आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस हमारे YouTube चैनल पे, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, टेक्नीशियंस, टीचर्स, आप लोगों की सेवा करने के लिए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करें ताकि आप लोग मैक्सिमम मार्क कमा पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगले लेक्चर में फिर एक बार आप लोगों के साथ मेरी बातचीत होगी, मैं रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।